गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक कंसेप्ट देखेंगे, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, राइट। क्योंकि इसमें मैं देखा अभी एग्ज़ाम हुए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे पेंडुलम को लेकर, उसमें तुम्हारा एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो मैं इसके थ्रू क्लियर कर दूंगा। सी, पेंडुलम का एक एंड इधर फिक्स रहता है, दूसरा एंड यहाँ पर झूल रहा होता है, इसका मास m है। इसको मैं सिर्फ बताऊंगा इन ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली, मतलब सिर्फ ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में मुझे पेंडुलम एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है। मैं पहले भी बता दिया था, एसएचएम का आपके पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप, सबसे पहले आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब पार्टिकल को वहाँ से डिस्प्लेस करो तो पार्टिकल वहीं पर ही जाए। दूसरा, force must be directly proportional to displacement और torque must be directly proportional to theta from, ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट है ये सारा डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। और थर्ड रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ख़त्म। अगर आपके पास इतना हो गया है, इसका मतलब वो ऐसे चमक कर रहा है। ये तीनों चीज़ फॉलो हो गया। ये चीज़ मैं पहले भी बताया हूँ, ये वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या किए, इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिख कर आए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कौन सा एसएचएम देखेंगे, रोटेशनल एसएचएम देखेंगे। इधर ट्रांसलेशनल एसएचएम तो हम लोग ने देखेंगे, रोटेशनल देखेंगे। ट्रांसलेशनल भी देख सकते हैं पर इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैंने बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेस किया। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो बहुत बड़ा है, दिखाने के लिए खाली बड़ा है, वरना ये एंगल बहुत स्मॉल है, मीन्स थीटा इज स्मॉल। हल्का सा डिस्प्लेस किया बस, और कुछ नहीं किया, राइट। और डिस्प्लेस करने के बाद, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करता है, यस इधर एग्जिस्ट करता है, ये रहा। दिस पोजीशन वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ डिस्प्लेस द बॉल फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय स्मॉल अमाउंट। अब आप यहाँ पर लीनियर है तो लीनियरली डिस्प्लेस करेंगे, एंगुलर है तो एंगुलरली डिस्प्लेस करेंगे। एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, आप यहाँ पर नेट फोर्स लिखेंगे या नेट टॉर्क। अगर ट्रांसलेशन होता तो नेट फोर्स लिखते, रोटेशन है नेट टॉर्क लिखेंगे। अच्छा, टॉर्क इक्वेशन लिखने का एक तरीका है, आई होप आपको ये बात पता हो। नेट टॉर्क इक्वल्स आई अल्फ़ा। सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ना। टॉर्क इक्वेशन आपके पास क्या है, कैसे लिखी जाती है? टॉर्क इक्वेशन के लिए आप सारे फोर्सेस लिखेंगे इसके ऊपर। इधर नीचे की तरफ लग रहा है mg, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इधर लग रहा है अलोंग द बॉल टेंशन। याद रहे, टॉर्क इक्वेशन सिर्फ 2 ही पॉइंट के अबाउट लिखा जा सकता है। टॉर्क इक्वेशन कैन बी रिटेन either about center of mass or about point of rotation। या तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन लिख देंगे। आप बोलेंगे सर इस पॉइंट के अबाउट लिखने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सिर्फ 2 ही पॉइंट के अबाउट आप लिख सकते हैं, दैट इज़ ईदर अबाउट सेंटर ऑफ मास और अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन, बस। उसके अलावा आप टॉर्क इक्वेशन नहीं लिख सकते। सो राइट नाउ यहाँ पर मुझे पॉइंट ऑफ रोटेशन पता है। Now this point is your point of rotation,
तो इसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ओ दे देता हूँ, टॉर्क ओ लिख लेता हूँ। आई होप टॉर्क लिखना आता हो ना। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, टॉर्क का मॉड इक्वल्स आर परपेंडिकुलर एफ। ये आर परपेंडिकुलर का मतलब है फोर्स को आगे पीछे एक्सटेंड कर दो और पॉइंट ऑफ रोटेशन या जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जैसे कि ये वाला फोर्स mg, पहले mg का टॉर्क निकालते हैं, mg को आगे पीछे कर देते हैं और इसके अबाउट इधर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर, राइट। नाउ तो ये बहुत इजीली आ जाएगा बिकॉज ये थीटा है, तो मेरे ख्याल से ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा ही होगा। और लेंथ तो हमको पता है, यहाँ पर लेंथ गिवन रहती है पेंडुलम की L, तो ये भी L होगा। ये अगर L है, ये थीटा है, मेरे ख्याल से R परपेंडिकुलर इस केस में इक्वल्स L साइन थीटा। सो टॉर्क ड्यू टू mg या टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू mgl sin थीटा। नाउ योर क्वेश्चन इज इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। अब आप खुद देख लो, जब आपने इधर लेकर आया mg है जो उसको ऐसे लेकर जाना चाहता है, सी mg यहाँ पर आपने इसको ऐसे लेकर आया, mg कहाँ लेकर जाना चाहता है, वापस से इधर, विच इज़ क्लॉकवाइज। राइट। अब बात करेंगे आपके पास टॉर्क ड्यू टू टेंशन। अब टॉर्क ड्यू टू टेंशन के लिए वही करूँगा, टेंशन को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे और टेंशन को आगे पीछे एक्सटेंड करने से ये तो ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट करे या पॉइंट जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उसको इंटरसेक्ट करें तो उसका नेट टॉर्क होता है 0। सो आपके पास यहाँ पर नेट टॉर्क अगर मैं निकालने के लिए बोलूँ, इसकी वैल्यू होती है mgl sin थीटा एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है। नाउ सिंस थीटा इज स्मॉल, so therefore I can write torque net equals mgl theta sin theta equals tan theta approximately equals tan theta approximately equals theta. This is your net torque. आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। नाउ क्या ये हमारा सेकंड पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है? यस, सेटिस्फाइड। आप बोलेंगे सर हम लोगों को तो पढ़ाया गया था कि नेट फोर्स इक्वल्स माइनस के एक्स या नेट टॉर्क इक्वल्स माइनस के थीटा। माइनस प्लस बच्चों डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर थीटा कैसा है आपने लिया एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क कैसे आया क्लॉकवाइज, तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन थीटा एंड टॉर्क 180 डिग्री। तो यहाँ पर वैसे भी आप माइनस साइन लगाने वाले हो, पर माइनस प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपके पास थर्ड एफ आर मस्ट बी टूवर्ड्स या नेट टॉर्क मस्ट बी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देख लो रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम पोजीशन के टूवर्ड्स है। यस, पेंडुलम SHM कर रहा है और जब पेंडुलम SHM कर रहा है तो यहाँ टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज नेट टॉर्क इक्वल्स आई अल्फ़ा। तो यहाँ मैं वही पुट करता हूँ, आई अल्फ़ा इक्वल्स mgl थीटा। आई होता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, मैं टॉर्क इस ओ के अबाउट लिख रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल विथ respect to that point O is ml square into alpha equals mgl theta। यहाँ आप देखेंगे एक m से m तो गया ही, l से एक l भी चला गया, सो अल्फ़ा की वैल्यू इज़ g बाय l थीटा। राइट, तो यहाँ पर आप g बाय l can be considered as omega square, so equation becomes alpha equals omega square theta। ऐसी ही टाइप की इक्वेशन होती है अपने पास। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा
2 पाई बाई ओमेगा विच इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ऐसा आ गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी कौन से डायरेक्शन में बोलो तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और कोई डायरेक्शन में भी नहीं। दिस इज़ द केस, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स अगर लग रहा है, राइट। तो अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ही एडिशनल फोर्स लगाना चाहता हूँ। देखो, इफ अ फोर्स इज एडेड इन वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी ऐड कर सकते हैं या ग्रेविटी के टुवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। या तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऐड कर सकते हैं या टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब सेम डायरेक्शन, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हैं। पर आपको कैसा करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऐड करना है। फोर्स कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, फोर्स कैन बी एनी काइंड ऑफ फोर्स, राइट। पर वो फोर्स आप कैसे ऐड कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स भी नहीं, कांस्टेंट फोर्स। क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो फिर स्टोरी भी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ, अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इज एडेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वो कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करने का एक तरीका तो बता सकता हूँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, या मैग्नेट लगा के कुछ ऐसा कर दीजिए, फील्ड लगा मैग्नेट लगा के ऊपर में आयरन रख दीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास क्या है, एक पेंडुलम है, राइट, वो मास m है, तो इधर टेंशन, अब यहाँ पर ग्रेविटी तो लग ही रही है नीचे, mg। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जो फोर्स का डायरेक्शन क्या लिया हुआ हूँ, अपवर्ड, तो लगा दूँ। एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, तो ऊपर में एक यहाँ पर टेंशन आ रहा है, तो दिस इज़ मेरे ख्याल से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डिस्प्लेस इट, डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देखो हल्का डिस्प्लेस किया हूँ, ऐसा मत समझना ज़्यादा किया हूँ, दिखाने के लिए खाली ज़्यादा है। थीटा नीचे में आपके पास अब भी mg लग रहा है, और फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है तो वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, राइट। अब आपका काम क्या है, नेट टॉर्क निकालना है। अब यहाँ टॉर्क 3 फोर्सेस की वजह से आ रहा है, और आपके पास पॉइंट तो पता है, वो ये रहा पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर 3 फोर्सेस है, mg, f और t। सो टॉर्क ड्यू टू mg, क्या करेंगे, mg को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, देखो mg को आगे पीछे एक्सटेंड किया पॉइंट ऑफ रोटेशन से, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये वाली लेंथ जो r परपेंडिकुलर है, दिस इज l साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mg l साइन थीटा, जो कि क्या है, क्लॉकवाइज ना। उसके बाद हम लोग टॉर्क किसका लिखेंगे, f का लिखेंगे। देखो f भी आगे पीछे एक्सटेंड करूँगा, यही रेड कलर की लाइन आएगी, उसका r परपेंडिकुलर भी सेम आएगा,
तो आप टॉर्क एफ का ऐसा लिख सकते हैं एफ एल साइन थीटा। बट आप यहाँ ध्यान से देखिए, एम जी अगर ऐसे घुमा रहा है, देखो ये पॉइंट है एम जी ऐसे घुमा रहा है, एफ कैसे घुमा रहा है, ऐसे। एम जी ये रहा पॉइंट नीचे की तरफ से, एफ ये रहा पॉइंट के अबाउट ऊपर की तरफ से, एफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये सिंपल लाइट तो नहीं होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि क्योंकि पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो नेट टॉर्क ड्यू टू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन नेट टॉर्क ड्यू टू एफ। बिकॉज अगर एफ का टॉर्क ज़्यादा हुआ तो ये नीचे कभी आएगा नहीं, ये तो सिर्फ ऊपर जाता जाएगा, मतलब सर्कल में चला जाएगा और ऑसिलेट तो करेगा नहीं। तो एम जी का नेट टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो और ये भी मैं बाद में प्रूफ कर दूँगा, एम जी एल साइन थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा, क्योंकि एम जी का ज़्यादा है तो एम जी माइनस एफ एल साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज कम है, तो नेट क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा नेट टॉर्क। नाउ सिमिलरली सिंस थीटा इज स्मॉल, सो नेट टॉर्क को आप क्या बोल सकते हैं, एम जी माइनस एफ एल थीटा। और अब वही टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आपने कैसे निकाला, आई अल्फ़ा इक्वल्स एम जी माइनस एफ एल थीटा। आई को आप क्या बोल सकते हैं, एम एल स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स एम जी माइनस एफ एल थीटा। सो हियर एक एल से एक एल गया, बस और कुछ नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय एम एल हो जाएगा। देखो मैं किस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। एम जी बाय एम माइनस एफ बाय एम और इंटू 1 बाय एल थीटा। तो ये वाला पार्ट देखो क्या आया, अल्फ़ा इक्वल्स जी माइनस एफ बाय एम बाय एल इंटू थीटा। नाउ दिस इज कॉल्ड योर ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी माइनस एफ बाय एम बाय एल। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा विच इज़ 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाय जी। अब इसी चीज़ को हम लोग एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं, क्योंकि इतना बार तो अपन करने से रहे, एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं। अगर मान के चलो ये अपवर्ड नहीं होकर बी डाउनवर्ड होता, तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ का तो चेंज आता टाइम पीरियड में, 2 पाई अंडर रूट। यहाँ पर क्या आया, माइनस एफ बाई एम आया, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस एफ बाई एम आएगा, एल बाई जी प्लस एफ बाई एम अगर डाउनवर्ड होता तो। नाउ दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव, और ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत काम का है। जी इफेक्टिव बोलते हैं इसको हम लोग। और कुछ है ही नहीं इसमें, एक लाइन में आंसर आएगा, मतलब अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, राइट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ बाई एम, जी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ बाई एम, क्योंकि अगर जी छोटा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल केस नहीं है। मतलब टाइम पीरियड ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, बॉडी एसएचएम नहीं करेगा अगर जी लेस देन एफ बाई एम हो गया। तो इस केस में, इस सिनेरियो में, आई होप इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड।
सो यहाँ पर जी इफ़ेक्टिव सिंपल है। आप यहाँ पर जी इफ़ेक्टिव होता क्या है समझना। जी इफ़ेक्टिव इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी which is vector sum of acceleration due to gravity plus summation of acceleration of other forces। वेक्टर एडिशन होगा इंडिविजुअली। ये इंडिविजुअली का मतलब समझाता हूँ, देखो। सो राइट नाउ मेरे पास मान के चलो यहाँ पर क्या है, इफ़ेक्टिव ग्रेविटी का वेक्टर साइन हमको निकालना है, मतलब मॉड यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं जो। तो सबसे पहले इस केस में मैंने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, राइट। और यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है F। अब मैं भूल जाऊँगा कि इसके ऊपर और कोई फोर्स है, राइट। जैसे कि इन केस ए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा था, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है F, इतना ही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे देखूँगा, ये फॉर्मूला कैसे लगाऊँगा, जी इफ़ेक्टिव वेक्टर इक्वल्स, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है जी जे कैप, वो भी माइनस जी जे कैप, वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, माइनस जी जे कैप प्लस समेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो सिंपल वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू जी नीचे की तरफ है, प्लस बाकी फोर्स क्या है, एक ही तो फोर्स है F, वो कहाँ है, ऊपर अलोंग वाई एक्सिस है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब खाली इसकी वजह से, कंसिडर दैट कि आपके पास खाली m है और ऊपर क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगा, F/m, ख़त्म। बस यही करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया वेक्टर एडिशन करना है हमको इधर, तो वेक्टर एडिशन में होता क्या है, जो हम लोग जी इफ़ेक्टिव लिखते हैं मॉड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये है नीचे, ये है ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, जी सिंपल माइनस हो जाएगा F/m, नेट कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ जी इफ़ेक्टिव, यही तो हुआ, राइट। इन केस बी देख लो, बस इन केस बी उल्टा हो जाएगा, F कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। केस बी का क्या है, इन केस बी तो जो डाउनवर्ड बताया है, जो डाउनवर्ड बताया है आपके पास, डाउनवर्ड में आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे की तरफ आपके पास लग रहा है mg और नीचे की तरफ ही लग रहा है एक कांस्टेंट फोर्स F। तो जब आप वेक्टर साइन लिखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जी इफ़ेक्टिव आप लिखेंगे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेक्टर प्लस सेम F/m वेक्टर। और जब आप मॉड करेंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन देम ज़ीरो है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, g प्लस F/m, you'll get the answer, that's it। अब कोई बोलेगा सर अगर यहाँ पर नहीं हुआ और एक कांस्टेंट फोर्स कोई भी डायरेक्शन में ऐड कर दिया गया, चलो हमको ये तो इजीली समझ में आ गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सिंपली प्लस माइनस हो जाएगा। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ना, ये मैंने एनी डायरेक्शन के लिए बताया है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमको क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल से निकालना है। इस सवाल में तो वर्टिकल से बता दिया, राइट। अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आया जहाँ पर आपका जो स्टोरी है, कोई भी
if a constant force is applied in any direction, a constant force is applied along हॉराइजॉन्टल ले लो, चाहे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये पेंडुलम है, मास m, राइट, नीचे में आपके पास mg लग रहा है और इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, राइट। बच्चों कुछ नहीं करो, जी इफेक्टिव निकाल लो और कुछ नहीं। आपको ये बात तो पता है कि जी इफेक्टिव सिमिलर मैं बता रहा हूँ इक्वल्स एंड ये याद रहे, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बता देंगे ना, इधर जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। जी इफेक्टिव वेक्टर क्या है, ए ड्यू टू जी वेक्टर प्लस यहाँ एफ है, मास एम है, एफ बाय एम वेक्टर, ख़त्म। अब मॉड तो आपको पता ही है, ए ड्यू टू जी वेक्टर का मॉड इक्वल्स जी और एफ वेक्टर एम का मॉड इक्वल्स सेम एफ बाई एम। अब जी वेक्टर का इफेक्टिव वेक्टर का मैं मॉड निकालना चाहूँगा। नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये पता है, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ बाई एम का होल स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या जी इफेक्टिव का डायरेक्शन ये है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। कोई ना कोई एंगल तो आ ही जाएगा। हम लोग तो ये वेक्टर में निकालना सीखे हैं। आप मान के चलो, कोई बोलेगा सर हमारे पास वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा है, निकाल सकते हैं हम लोग। ये वाला एंगल कोई पूछेगा सर अल्फ़ा, तो आप बोलेंगे सर tan अल्फ़ा इक्वल्स, सिंपल है, एफ बाय एम जी। ये वर्टिकल से एंगल है एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब इन दिस सिनेरियो ये जो पेंडुलम है ना, वो ये पोजीशन पे, ये जो उसका पोजीशन है अल्फ़ा वाला, दिस पोजीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये पेंडुलम पहले सीधा पॉइंट के अबाउट क्या करता था, ऑसिलेट करता था, अभी इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ G effective is the direction of stable equilibrium position। और कोई भी चीज़ ऑसिलेट या SHM सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ही करती है और कोई पोजीशन के अबाउट नहीं करेगी। तो वो इसके अबाउट ऑसिलेट नहीं करेगी, ये इसके अबाउट करेगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ आपके पास जो नेट फोर्स था ये कहाँ पर था, नीचे के डायरेक्शन में था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है। सिमिलरली यहाँ पर भी कहाँ है, नीचे के डायरेक्शन में, तो यही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। सो नेक्स्ट,
अगर कोई बोलेगा एक कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन या मोर देन वन कांस्टेंट फोर्स, ये भी बता देते हैं। बस ये एक जनरल मेथड है जो ज़िंदगी में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, खाली दिखाने के लिए बता देता हूँ। मोर देन वन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा हाँ बच्चों, ये वाले पार्ट में अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे ना पेंडुलम का, बस कुछ करना नहीं है। इधर टाइम पीरियड लिख दो, t इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है? g² प्लस f/m का होल स्क्वायर। पूरा लंबा वाले मेथड से कैलकुलेट करोगे ना, जो आगे सिखाया, नेट टॉर्क निकालना है, फिर ये करना है, वो करना है, यही आंसर आना है। इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया पहले से, यही आंसर आना है अगर वो लंबा वाले मेथड से निकालोगे तो। इसी तरीके से प्रोसीड करोगे, यही आंसर आना है। इससे अच्छा मैंने बता दिया। नो, जब मोर देन वन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, जैसे अपने पास ऐसा पेंडुलम है, लगा फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, mg तो खाली नीचे लग ही रहा है। आप बोल रहे हैं सर पहला हम लोग क्या करते हैं, इधर F1 लगा रहे हैं एट एन एंगल अल्फ़ा, एक और F2 लगाएंगे एट एन एंगल बीटा, राइट। तीसरा भी हम लोग लगा देंगे F3 एट एन एंगल गामा। जो लगाना है लगाओ, कोई इशू नहीं है मेरे को, बस खाली जी इफेक्टिव चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से जी इफेक्टिव आप लोग कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम जब यहाँ पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। जी इफेक्टिव वापस से यहाँ पर सेम सिनेरियो होगा जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। जी इफेक्टिव वेक्टर इक्वल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस F1 वेक्टर बाय m प्लस F2 वेक्टर बाय m प्लस F3 वेक्टर बाय m, ऐसे निकलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया, दो वेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, और मोर देन टू वेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ये पूरा सिखाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम वापस से बना देते हैं, एक्सिस बना देते हैं। ये हो गई आपके पास एक्सिस, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे में G, इधर F1 बाय m, इधर आपके पास आ जाएगा ये अल्फ़ा एंगल पे, नाउ इधर आपके पास दिस बीटा एंगल पे F2 बाय m, राइट, एंड इधर गामा एंगल पे F3 बाय m। हो गया अल्फ़ा गामा बीटा। अब आप क्या करेंगे, रिजॉल्व देम। एक्स एक्सिस में रिजॉल्व हो जाएगा, वाई एक्सिस में रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में आपके पास दो आ जाएगा, एक F1 का इधर आ जाएगा, F1 बाय m कॉस अल्फ़ा, और F3 का आ जाएगा F3 बाय m कॉस गामा, और इधर पीछे में क्या आ जाएगा आपके पास, F2 बाय m कॉस बीटा। आई होप ये याद हो, जिसके साथ एंगल उसका कॉस। सिमिलरली वाई एक्सिस में आपके पास क्या आएगा, देखो वाई एक्सिस में इधर ऊपर की तरफ आपके पास क्या आ रहा है, F1 बाय m साइन अल्फ़ा, और नीचे देखो क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, नीचे आपके पास आएगा दिस
f2/m साइन बीटा प्लस f3/m कॉस गामा, सॉरी साइन गामा। हो गया। अब आप यहाँ पर जी इफेक्टिव डायरेक्टली लिख सकते हैं। जी इफेक्टिव का एक्स कंपोनेंट देखो क्या होगा, f1/m cos अल्फा प्लस f3/m cos गामा माइनस f2/m cos बीटा, ख़त्म। और जी इफेक्टिव का y कंपोनेंट f1/m sin अल्फा माइनस g प्लस f2/m sin बीटा प्लस f3/m sin गामा। सो नेट जी इफेक्टिव आपके पास क्या आ गया, जी इफेक्टिव x आई कैप प्लस जी इफेक्टिव y जे कैप, ख़त्म। और टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, 2π√L/जी इफेक्टिव का मोड आ जाएगा जब यहाँ पर मोर देन 1 फोर्सेस होंगे तब। हालांकि ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल वाला पार्ट था, ये आपको कभी पूछा नहीं जाएगा। बाकी ये जो छोटा मोटा पार्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ योर स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम का पूरा डिटेल।